एएआईबी की रिपोर्ट, जिसमें दोनों इंजन बंद होने की बात कही गई है। उधर पीएम मोदी आज रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके साथ पटना की बात करेंगे। पटना में होने वाली महागठबंधन की बैठक के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे राधिका यादव मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। व्हाइट बैकग्राउंड में करोड़ों लोगों का फोटो। सबसे पहले आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में स्थित जनता मजदूर कॉलोनी में एक 4 मंजिला मकान के ढह जाने की खबर है और यह बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग दबे हुए हैं। 3 से 4 लोगों के दबे होने की अभी भी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 8 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, मलबे से निकाला जा चुका है, अस्पताल में भर्ती किया गया है उन्हें। कुछ लोग दबे हुए हैं, 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं। सीलमपुर इलाका है, सकरी गलियां हैं, तंग गलियां हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ की टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद है और इस मलबे के अंदर से 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 2 परिवार इस 4 मंजिला इमारत में रहते थे, जो कि 15 साल पुरानी ये इमारत थी। स्थानीय लोग अब ऐसे पत्थर हटा हटा के रेस्क्यू कर रहे हैं और रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशांत, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई थी जब आपसे बात हुई थी, अभी मौके पर क्या हालात है? क्या बाकी बचे लोगों का रेस्क्यू हो पाया? देखिए हिमांशु, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं कि ये वो पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम अब फिलहाल अंदर पूरी तरीके से मोर्चा जो है वो संभाली हुई है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा संकरा था, जिसके कारण यहाँ पर अंदर जेसीबी जो है वो पहुँच नहीं सकती थी मलबे को हटाने के लिए। लेकिन आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से यहाँ पर अब कड़ी मशक्कत जो है वो करनी पड़ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है 3 से 4 लोग अभी भी दबे हुए हैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। उनको निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल 8 लोगों को जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। 3 से 4 लोग अभी भी जो है वो दबे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब ये सुबह 7:05 पर यह हादसा हुआ, इलाके के लोग जो है वो पहुंचे और उसके बाद मदद ली गई, मलबे को जो है हटाया गया। 3 महिलाएं, 3 बच्चे, उसके अलावा और भी कई सारे लोग जो है वो दबे हुए थे। आसपास की बिल्डिंग को भी जो है वो नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब ये बिल्डिंग गिरी थी तो बिल्डिंग और उसके आसपास जिस तरीके से यहाँ पर बिजली की जो तारें थी वो उनमें भी खिंचाव हुआ है। पूरा जो पोल है वो भी किस तरीके से जो है वो इस वक्त पूरी तरह से झुक चुका है। फिलहाल इलाके की जो लाइट्स है वो बंद कर दी गई है। सवाल ये उठता है एमसीडी की कार्यवाही को लेकर के, क्योंकि एमसीडी इस पूरे इलाके में जब भी अगर बात की जाए, दिल्ली में जब मकान बनते हैं तो उसकी जिम्मेदारी एमसीडी की होती है। इन संकरी गली के अंदर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे मकान जो है वो गार्डर्स पर बनाए गए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ज़्यादातर मकान जो है वो गार्डर्स पर बने हुए हैं। ऐसे में जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं तो उन पर क्यों एमसीडी कार्रवाई नहीं करती है? कल भी अगर बात की जाए तो आज़ाद मार्केट के पास जब बिल्डिंग का कोलैप्स हुआ, उस बिल्डिंग को एमसीडी की तरफ से वेकेशन सर्टिफिकेट जो है वो नोटिस दिया गया कि इस बिल्डिंग को जो है वो हटाया जाए, बिल्डिंग को खाली कराया जाए। लेकिन एमसीडी ने वो नोटिस जरूर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद उस बिल्डिंग को खाली कराने की जो जिम्मेदारी एमसीडी की होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के अंदर भी हादसा हुआ था, वहां पर भी एमसीडी की लापरवाही जो है वो नजर आई थी कि 5 मंजिला इमारत जो है वो कैसे बन गई। अभी फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी और उसके अलावा अगर बात की जाए तो स्थानीय जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मजिस्ट्रेट है उनकी टीमें भी जो है वो मौके पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा हादसा है उसमें कई लोगों की जान जो है वो अभी भी जोखिम में बनी हुई है कि क्या वो लोग फिलहाल अभी सेफ हैं। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो इलाके के लोग थे वो मलबे को हटाने की काम कर रहे थे। इतना मलबा जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से मलबा जो है वो फिलहाल यहाँ पर हटाया गया है और भी मलबे को निकालने की कोशिश के बारे में की जा रही है। एमसीडी के बारे में हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं कि वैसे एमसीडी सोई रहती है, लेकिन जब कोई हादसा होता है, रिहायशी इलाके में कोई इमारत जमींदोज हो जाती है, जब किसी की जान पर बन जाती है, तब एक ड्राइव शुरू किया जाता है, तब दिखाया जाता है कि एमसीडी एक्टिव है, वरना एमसीडी हमेशा सोती रहती है। और कहीं पर कोई काम ऐसा नहीं किया जा रहा कि लोगों की जान बचाई जा सके या फिर पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आप बता रहे थे, क्योंकि तंग गलियां हैं, दिक्कत हो रही है, कितना वक्त अभी लग सकता है?
देखिए हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी काफ़ी वक्त जो है वो लग सकता है, क्योंकि जो बिल्डिंग गिरी उसने पूरी जो कॉलोनी है, गली है, उसको पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाते रहें कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। एमसीडी की अगर बात की जाए तो वो इसके लिए कई तरीके से जिम्मेदार साफ तौर पर नजर आती है। जब इस तरीके की कॉलोनीज को बसाया जाता है, बागान बनाए जाते हैं, उस पर सवाल खड़े जो है वो जरूर होते हैं एमसीडी के। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये महज 5 फीट से भी कम छोटी ये गली है। इस गली के अंदर ना तो कोई भी मशीन जा सकती है, ना ही कोई जेसीबी जा सकती है मलबे को हटाने के लिए। अगर आप तस्वीरें देखें तो पूरी गली का ये पूरा रूट जो है वो फिलहाल बंद हो चुका है, मलबे में तब्दील हुआ है। आसपास की बिल्डिंग को भी जो है वो काफी नुकसान जो है वो पहुंचा है। उसको फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बिल्कुल यहाँ पर जो लोग दबे हुए हैं 3 से 4, ये सवाल उनको एमसीडी से पूछते रहेंगे, लेकिन आम लोगों को भी ये सवाल एमसीडी से पूछना चाहिए कि जब कोई हादसा होता है तभी आप एक्टिव क्यों होते हैं, प्रोएक्टिव आप लोग क्यों नहीं होते, ताकि ऐसे हादसे होने से पहले ही सावधानी बरती जा सके, लोगों को बचाया जा सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात 1 महीने पहले 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की करते हैं, जिसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इस हादसे को लेकर 15 पन्नों की एक रिपोर्ट दी है और शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। लेकिन बंद कैसे हुए, यह सवाल आपके मन में होगा, तो 15 पन्नों की रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है। जांच में पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक के बाद एक करके दोनों इंजन बंद हो गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ। अब पता यह भी चला है कि इंजन को ईंधन की सप्लाई ना होने से दोनों इंजन बंद हुए। इसके साथ ही कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट, देखिए 2 पायलट थे, दोनों बहुत एक्सपीरियंस थे, एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या तुमने इंजन बंद किया है, जिस पर दूसरे ने जवाब दिया नहीं, मैंने कुछ बंद नहीं किया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई थी। अब देखिए, यह आपको बता रहे, टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। इंजन का कट ऑफ स्विच अचानक बदल जाता है, रन से कट ऑफ में चला जाता है वो। इसके अलावा 1 सेकंड में रन यानी चालू इंजन से वो कट ऑफ में चला गया यानी बंद, और दोनों इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंच पाया। इस वजह से रिकवरी नहीं हो पाई। जब रन से कट ऑफ यानी बंद हुआ तो इंजन ने स्विच बदला। अब यह दिक्कत आ गई, रन मतलब पेट्रोल फ्यूल पहुंच रहा है इंजन तक, कट ऑफ मतलब नहीं पहुंच रहा है। और जब यह हुआ, कट ऑफ पर पहुंच गया, तो उसके बाद विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई रुक गई। और जब इंजन में ईंधन की सप्लाई रुकेगी तो आप समझते हैं कि क्या होता है। पायलट ने क्या किया, इन दोनों इंजन शुरू करने की कोशिश की, दोबारा से कट ऑफ से रन मिलाए। अब इसमें आप समझिए कि जैसे ही पायलट ने दोबारा से स्विच ऑन किया, इंजन 1 में थोड़ी सी रिकवरी हुई। इंजन 1 रिकवर कर रहा था, लेकिन दूसरा इंजन रिकवर नहीं कर पाया। तो जो बेस बनना था वो नहीं मिल पाया और उसके बाद वो क्रैश हुआ। ईंधन सप्लाई रुकने से विमान BJ मेडिकल कॉलेज पर क्रैश हो जाता है। अब ये आप समझिए, ये बहुत अहम है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो था उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था कि अंदर क्या क्या हलचल चल रही है कॉकपिट में। तो यहां पर पहला पायलट दूसरे पायलट से बोलता है कि फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया, यह सवाल पूछा जाता है, जो 15 पन्नों की रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया। तो दूसरी तरफ पायलट बोलता है कि मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई, और सबसे अहम यह बात, जब पहला पायलट पूछ रहा है कि पहला फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया, तो दूसरा पायलट बोलता है मैंने नहीं किया। इसका मतलब कहीं तो खामी थी, और बहुत अहम कड़ी है ये, जिसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि वो फ्यूल स्विच कट ऑफ किसने किया। हिमांशु, देखिए इस वक्त हम इससे एक और कदम आगे बढ़ के एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को इस वक्त लाकर दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव आज तक पे ये ब्रेकिंग है कि जब फ्यूल जो स्विचेस थे वो कट ऑफ से रन पे चले गए थे, तो उसके बाद अटेम्प्ट किया गया था। क्या ये अटेम्प्ट पायलट द्वारा था या जहाज के इंटरनल सिस्टम द्वारा, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वापस से मे डे के कॉल के 13 सेकंड पहले इन स्विचेस को
कट ऑफ से रन पर वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था, यानी कि एक तरह से जहाज के इंजन्स को रिवाइव करने की जो प्रक्रिया है उसको मे डे के कॉल के 13 सेकंड पहले शुरू कर दिया गया था। सबसे पहले इंजन 1 का जो फ्यूल स्विच है, कट ऑफ स्विच है, उसको कट ऑफ से रन पर लाया गया, यानी कि इंजन 1 में पूरी ईंधन को भेजने की प्रक्रिया को शुरू किया गया और उसके 4 सेकंड बाद मुश्किल से इंजन 2 का जो कट ऑफ स्विच था उसको वापस रन की अवस्था में लाया गया, यानी कि जिस वजह से ये क्राफ्ट इसके इंजन्स कोलैप्स कर रहे थे, उस सिचुएशन से पार पाने के लिए संभवतः पायलट्स ने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश की। हो सकता है ये कि टेक्निकल एस्पेक्ट भी हो बोइंग के जहाज का, लेकिन ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि ये मैनुअली किया गया या टेक्निकली खुद से हुआ। लेकिन इसके बाद जहाज का एक सिस्टम होता है, इमरजेंसी सिस्टम होता है, उसने रीलाइट करने की कोशिश की दोनों इंजन्स को, यानी कि दोनों इंजन्स को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई और इंजन 1 में डी एक्सेलरेशन रुक गया, यानी कि जिस तरह से जहाज नीचे जा रहा था उसको डी एक्सेलरेट हो रहा था, स्पीड घट रही थी, उस प्रक्रिया को अरेस्ट कर लिया गया, रोक लिया गया और वापस से उसमें फ्यूल भेज के उसे तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। सिस्टम जो जहाज का इमरजेंसी सिस्टम होता है वो ये कर रहा था, लेकिन इस बीच जो इंजन 2 था उसमें डी एक्सेलरेशन नहीं रुका और तब तक बहुत देर हो चुकी थी हिमांशु, और फिर ये क्रैश हो गया। क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये पूरा जो मैं सिस्टम बता रहा हूं 13 सेकंड के अंदर हुआ है। आज तक पे हम दर्शकों को सुबह से ही एक एक चीज, तो ये बड़ी खबर जो आपने अमित यहां पर बताई है कि मेडे कॉल करने से 13 सेकंड पहले रिवाइव करने की यहां कोशिश की गई थी। अब जल्दी से आपको बता देते हैं विमान हादसे में क्या क्या पता चला है। सवाल, क्या फ्यूल में कहीं कोई दिक्कत थी? दूसरा जवाब, नहीं, ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। एक और सवाल, क्या पक्षी के टकराने से हादसा हुआ? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये 15 पन्नों की रिपोर्ट में कम से कम ये बातें बहुत स्पष्ट क्लियर हो गई हैं। हादसे के वक्त मौसम कैसा था, इस बारे में भी बात की जा रही है। क्या फ्यूल में कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो शुरुआती लोग कयास लगा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्षी के टकराने का कहीं कोई मामला नहीं है। और एक और बहुत अहम बात जो यहां कही जा रही है, हादसे के वक्त मौसम कैसा था? आसमान पूरी तरह साफ था, तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, ये आपने जानकारी दी और एक बहुत अहम जानकारी कि मेडे कॉल से पहले 13 सेकंड पहले ये कोशिश की गई थी कट ऑफ से वापस रन में उसे लाने के लिए, इंजन रिवाइव करने के लिए। लेकिन वही एक सवाल मन में कौंध रहा है कि कट ऑफ हुआ कैसे और इसकी विस्तृत रिपोर्ट कब तक सामने आ सकती है, क्योंकि एएआईबी के अलावा और भी कई एजेंसियां जो जांच कर रही हैं। देखिए हिमांशु, इस फिर टेक्निकल एस्पेक्ट को एक बार हम अपने दर्शकों को आसान भाषा में अगर समझाएं तो ये पूरी जांच एएआईबी लीड कर रही है, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो भारत का है वो इस पूरी जांच को लीड कर रहा है। इसमें एक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एनटीएसबी को ये दर्जा दिया गया है। जो अमेरिकी जांच एजेंसी है वो सहभागी एजेंसी है इस पूरी जांच में। लीड इंडिया की एएआईबी ही कर रही है और एनटीएसबी ने जीई यानी कि जिसका इंजन लगा हुआ था ड्रीमलाइनर में, बोइंग ड्रीमलाइनर में, उस कंपनी को रिप्रेजेंटेटिव अपने टीम में शामिल किया है, बोइंग के रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल किया है और अमेरिका की एक और डोमेन एक्सपर्टीज वाली एजेंसी एफएए को शामिल किया है। इन सब को ये मैंडेट है कि वो असिस्ट करेंगे एएआईबी को। अब सवाल ये कि आखिरकार वो स्विच रन से कट ऑफ पे कैसे गया, क्योंकि इन फ्लाइट, एयरबोर्न फ्लाइट में अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि उस जहाज को मारने की कोशिश हो रही है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्रैश की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी वहां से, क्योंकि इंजन को ईंधन मिल ही नहीं रहा। और अब ये सवाल जो है इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि क्या ये टेक्निकल कारणों से हुआ, यानी कि टेक्निकल ग्लिच था बोइंग ड्रीमलाइनर के अंदर ही, ये सवाल है। इसके बाद दूसरा सवाल होगा या मैनुअली हुआ, किसी पायलट की गलती से हुआ। लेकिन आप अगर सीवीआर की बातचीत को सुनेंगे तो दोनों पायलट एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किसने बंद किया, और दोनों की तरफ से नेगेटिव ही जवाब है कि उन लोगों ने तो नहीं किया था ये। और अमित, यही बात है, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हुआ कैसे, कैसे रन से वो ऑटो कट में स्विच गया, और इसकी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द सबको पता भी लगना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज पटना में महागठबंधन की चौथी बैठक होगी। तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में होने वाले हैं इसी साल, उसकी तैयारियों के साथ साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, वाम दलों के साथ साथ विकासशील
इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता शामिल होंगे। महागठबंधन की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटियों के गठन के बाद यह पहली बैठक है, लिहाजा इसे बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। तो देखिए, बैठक की बात चल रही है तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि महागठबंधन की जो आज बैठक हो रही है इसमें है कौन। तो सबसे पहले तो लालटेन यानी राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस इस बैठक में शामिल है, सीपीआई सीपीएम वाम दल इसमें शामिल है, सीपीआई एमएल भी इसमें शामिल है और विकासशील पार्टी यानी वीआईपी भी इसमें शामिल है। ये महागठबंधन की बैठक में आज शामिल होंगे। अब सीट बंटवारे पर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। 2020 में 144 सीटों पर चुनाव कौन लड़ी थी? राष्ट्रीय जनता दल। और 75 सीटों पर आरजेडी को जीत मिली थी, यानी 144 में से 75 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को जीत मिली थी। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 70 सीटों पर। अब कांग्रेस जीती कितने पर थी? महज 19 सीटों पर जीती थी, यानी आरजेडी 144 में से 70 जीती है। और यहां पर आप देख लीजिए, पिछली बार से ज्यादा सीटें मांगने पर विचार हो सकता है। वाम दलों का भी अधिक सीटों पर दावा होगा। बाकी के दल भी कहेंगे कि हमें भी भाई ज्यादा पार्टी चाहिए, हम छोटे में क्यों माने। वीआईपी की भी ज्यादा सीटों की मांग होगी। वीआईपी नाम ही वीआईपी है, तो ऐसे में यह जरूर कहा गया होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। और यही एक आज मकसद होगा कि सबको कैसे समझाया जाए, संभाला जाए और सीट वितरण का फॉर्मूला कैसे तय किया जाए। बिहार में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद चिराग पासवान ने पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में साइबर थाना पटना में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। चिराग पासवान सावन में कावड़ यात्रा के दौरान हो रहे विवाद और हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकान चलाने वालों को परेशान करना गलत है। किसी के भी साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कहीं किसी से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। नेम प्लेट विवाद पर जयंत चौधरी की तरफ से बयान है, सुनिए। तो जिस तरह से सरकार की तरफ से फैसला आया, कावड़ यात्रा में पवित्रता के सवाल उठे, उस पर लेकर बयान भी कई लोगों के सामने आए हैं। उस पर जयंत चौधरी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी कह रही है कावड़ों की आस्था का पालन करना जरूरी है। जयंत चौधरी का मत कुछ और है, सुनिए। कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम है, सब बराबर हैं। किसी भी त्योहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो, तो इस चीज़ का बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा। कांवड़ यात्रा की पवित्रता, उसके नियम, ये सभी पक्ष जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ तथाकथित विपक्ष के लोग हैं जो हर साल की प्रक्रिया को लेकर हो हल्ला मचाते हैं। उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को आपत्ति नहीं होती है। ये तथाकथित जो छद्मवेशी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक के नाम पर सहानुभूति को अर्जित करके अपना वोट बैंक मजबूत करने के ख्वाब देखते हैं, वो लोग इस प्रकार की प्रक्रिया पे हो हल्ला मचाते हैं। हर व्यक्ति अपना मजहब, अपना धर्म का पालन भारत में कर सके, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करती है। स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के मर्डर केस की जांच जारी है। पुलिस हत्या की वजहों का पता लगाने में जुटी है और इसी बीच राधिका यादव की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और इस रिपोर्ट में राधिका के शरीर से 3 नहीं 4 गोली मिलने की बात सामने आई है। अब इसका मतलब यह कि राधिका को 3 गोली नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी गई और साथ ही यह भी पता चला है कि गोली सामने से मारी गई है। कल राधिका के पिता की तरफ से यह कहा गया था कि पीठ पर कमर की साइड में 3 गोलियां मैंने मारी अपनी बेटी को, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि 4 गोलियां मारी गई, वो भी छाती में, सीने में।
जबकि एफआईआर में पीठ पर गोली मारने की बात है। ऐसे में अब इस केस को लेकर और भी कई सवाल उठने लगे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और खुलासे हुए। कल कहा पीठ में गोली मारी गई और आज सामने आ रहा है कि छाती पर गोली मारी गई। 3 नहीं मारी गई, 4 मारी गई। दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा से, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि कल और आज ये मामला अब पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि और भी कई बातें सामने आ रही हैं। 2.5 करोड़ रुपए जब खर्च करता है एक पिता, महंगे से महंगा रैकेट देता है, करियर बनाने की कोशिश करता है, और उसके बाद अचानक क्या हो जाता है कि एकेडमी बंद करने की बात एक पिता करने लगता है। आखिर क्या मामला सामने आता है? पहले पिता कहता है कि उसने 3 गोलियां मारी पीठ पर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा कुछ और होता है। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, कल और आज में बहुत सारा अंतर हो रहा है। कल कहा गया था कि 3 गोलियां मारी, आज पता पड़ता है कि 4 गोलियां मारी। कल कहा गया था पीठ पे मारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि छाती पे मारी। और क्या खुलासे हो रहे हैं? देखिए, अभी कई सारी चीजें हैं जो सामने आनी बाकी हैं और जिनमें एक मोटिव भी है। हालांकि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है फैमिली का, खासतौर से जो लोग उस वक्त बिल्डिंग में मौजूद थे, उस घर में मौजूद थे, ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थे, उन सब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और साथ ही साथ पुलिस ने इसके लिए तमाम की क्या कोई चीज कोई छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही, इसके लिए आसपास के सीसीटीवी एंट्री एग्जिट भी देखने की कोशिश की कि क्या कोई घर में आया तो नहीं था। तो ये सारी चीजें पुलिस ने सिक्योर कर ली है। और कहीं ना कहीं जो लगातार बयान फैमिली की तरफ से या आरोपी जो मेन दीपक यादव है उसकी तरफ से आ रहा है कि जो वजह थी वो यही थी कि लगातार ताने माने जा रहे थे। और ये बात उसने अपनी बेटी से कही कि वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन उसकी बेटी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि पिताजी, आपने मेरे ऊपर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है, मेरे अंदर प्रतिभा है और मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। आप देखिए हिमांशु, इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये भी एक टेनिस कोर्ट है और यहां पर भी जब कोविड का दौर था, तो आप सोचिए कोविड के दौर में उसके पिता दीपक उसे इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं बेटी का सपना पूरा करने के लिए, और वो पिता बेटी की कैसे हत्या कर देता, कोई नहीं समझ पाता। बने रहिए हमारे साथ, देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। 15 दिनों से सोया नहीं था आरोपित, जो दीपक यादव था, राधिका का पिता, जिसने अपनी बेटी की हत्या कर दी, वो 15 दिनों से सोया नहीं था। और ये जानकारी खुद आरोपित दीपक ने पुलिस को दी है। घर में किसी से बात नहीं करता था दीपक, ये भी अब पूछताछ में खुलासा हो रहा है। 1 दिन की कस्टडी मिली है, बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस पूछ रही है। राधिका खुद अपने पिता की काउंसलिंग कर रही थी। अब समझिए एक बेटी कितनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। दबाव में राधिका ने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए। अब आप समझिए, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये खबर आ रहा है कि बेटी खुद अपने पिता की काउंसलिंग कर रही थी और पिता के ही दबाव में सोशल मीडिया अकाउंट ये सब डीएक्टिवेट, डिलीट कर दिए थे। वो हर बात मानने को तैयार थी। ऐसा लग रहा है कि अब जब जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन पिता के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कोई बाहर कुछ कह देता था फैमिली के लिए, तो वो फैमिली पर आके गुस्सा उतारते थे। वो बाहर लोगों को जवाब नहीं देते थे, वो बल्कि अपने परिवार पर आके नाराजगी जाहिर करते थे। और शायद यही वजह है कि पिछले 15 दिनों से तो वो ढंग से सो भी नहीं पा रहे थे। उनकी बेटी ने जब अपने पिता की देखी ये स्थिति, तो लगातार वो काउंसलिंग कर रही थी, वो समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि जो पिता जब 10 साल की थी, जिस कोच से हमने यहाँ पर बिल्कुल, ये बहुत पेचीदा होता जा रहा है मामला कि बेटी समझाने की कोशिश कर रही थी, उसी बेटी की हत्या कर दी। बने रहिए हमारे साथ। आज तक से बातचीत में राधिका यादव के पूर्व कोच ने बताया कि राधिका के पिता ही रोज उसे ट्रेनिंग दिलाने लाते थे। सुनिए एक बार आप। सर, कब ट्रेनिंग दी आपने राधिका को? ये कोविड के आसपास, थोड़े दिन कोविड के बाद में 3-4 मंथ्स, जब बहुत सारी चीज़ें बंद थी, ये जगह खुल गई थी कंपैरेटिवली, क्योंकि दिस इज़ अ प्राइवेट प्लेस। तो ऑन दैट टाइम 3-4 मंथ्स मैंने खिलाया है। और फिर बस जानता तो मैं उसे फ्रॉम द एज 10-11 की जब से वो टूर्नामेंट्स में आ रही थी, पापा के साथ आती थी अपने, क्योंकि मेरे प्लेयर्स भी उसके अगेंस्ट खेलते थे। तो दैट्स हाउ, एंड शी वाज अ गुड प्लेयर इन द जूनियर लेवल। तो दैट्स हाउ आई नो कि वो। और बट जो
हमेशा वो अपने पापा के साथ ही ट्रैवल करती थी, जो कहीं भी जाती थी टूर्नामेंट में, प्रैक्टिस में, जब भी मैंने उसे देखा है थ्रू आउट द लाइफ, मैं उसके पापा के साथ ही देखा है। उसके पापा के साथ ही देखा है। हाँ, जब वो छोटी थी, जब 10-12 साल की आती थी तभी मैंने आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी इसको किसी मॉम या किसी और के साथ देखा हूँ। आई डोंट रियली रिकॉल दैट थिंग। हमेशा मैंने उसके पापा के साथ प्रैक्टिस हो चाहे मैच में, जितनी बार भी ऐसे देखा है। जब आप ट्रेनिंग देते थे तो पापा अच्छा आके बकायदा यहीं पे ट्रेनिंग देते थे सर? हाँ, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आते थे, मैं उस पापा ही आते थे, वो यहाँ पे मेरे या तो मैं सिखाता था, या तो फिर जो और भी कोचेस हैं उनके अंडर में, डिपेंडिंग, क्योंकि कोविड का टाइम था तो उस समय सबको निकलना अलाउ नहीं होता था, तो लिमिटेड लोगों का था, तो कभी मैं कभी कोई, तो 3-4 मंथ्स में आते, उससे पापा हमेशा आते थे। वो बैठते थे पूरे टाइम? हाँ, हमेशा बैठते थे, लेके आते थे, लेके जाते थे हमेशा। आप कोच हैं तो आपकी पिता से भी बात होती होगी, बेटी से भी बात होती होगी, दोनों लोगों के बीच बॉन्डिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी सर। मैं तो खुद बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ जब मैंने पहली बार ये सुना। कभी भी मैंने नोटिस भी नहीं करा कि उसके डैड अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। उनका बिहेवियर कोई ख़राब हो, कभी से होता है कि बच्चा मैच हार जाए तो फिर पेरेंट्स थोड़ा गुस्से में बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हल्का सा ऐसा होता है, बट वो चीज़ कभी नहीं था। मेरे हिसाब से ही यूज्ड टू लव अ लॉट अपनी बेटी को, बट ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो हुआ है, वो इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड अनफॉर्चुनेट। और यही बातें बार बार सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अब वाकई एक पिता ने सिर्फ तानों से तंग आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी, या मामला कुछ और है। इस खास पेशकश में छांगुर बाबा के रहस्य लोक से लेकर धर्मांतरण का सच हम आपको दिखाएंगे। बताऊंगा मैं आपको कि कैसे मजार पर एक नेक बेचने वाले ने 500 करोड़ से ज्यादा का फंड जुटा लिया, कैसे अवैध धर्मांतरण का एक जाल बुन लिया, कैसे नेपाल बॉर्डर पर मुसलमानों की आबादी बढ़ाने में वो जुट गया। छांगुर बाबा केस में एक नया खुलासा हुआ है और जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा के 4 करीबी पूर्वांचल के जिलों में अवैध धर्मांतरण करा रहे थे। मजार पर त्रिशूल लगाकर, कव्वाली गाकर लोगों का धर्म बदलवाते थे। मई 2023 में आजमगढ़ में दर्ज हुई थी एफआईआर। 18 आरोपित नामजद हुए थे, जिनमें सबरोज, रशीद, शहाबुद्दीन और रमजान शामिल हैं। एटीएस ने आरोपित नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों की जानकारी ईडी को सौंपी है। साथ ही छांगुर बाबा मामले में आज तक पर पीड़ित का बड़ा खुलासा, और वो कहा कि छांगुर बाबा के अलावा 30-40 लोग अभी भी बाहर ये चला रहे हैं धर्मांतरण का नेटवर्क। बलरामपुर से संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संतोष, हर दिन नया खुलासा पता चलता है कि जड़ें न जाने कहां कहां तक इस छांगुर बाबा ने फैला रखी थी, उर्फ जमालुद्दीन। बिल्कुल, जमालुद्दीन और छांगुर बाबा बीते 15 सालों से ये रैकेट चला रहा था। आज भले ही पकड़ में आया हो, लेकिन जो रैकेट 15 साल से चल रहा होगा उसकी जड़ें तो फैलेंगी ही। और सबसे ताज्जुब की बात कि बलरामपुर के उतरौला में बाबा का वर्चस्व था, और वर्चस्व कैसा था मैं तस्वीर के जरिए देखिए कि ये बलरामपुर के उतरौला इलाके का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन। ये धुसवा स्टैंड उतरौला बलरामपुर का है। इसी रास्ते से आगे जाने पर बाबा की कोठी है, और बाबा ने ऐसी 4 संस्थाएं बना रखी थी जो फॉरेन फंडिंग से आ रही, जो धन आता था उसको आसवी इंटरप्राइजेस, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक और ये आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन सेंटर। एक कलेक्शन सेंटर का ये कपड़ों का ये तो आप सबूत दिखा रहे हैं, और ये सबूत पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क मकड़ जाल फैला के रखा था। बने रहिए संतोष आप हमारे साथ। तो छांगुर बाबा की एक तस्वीर सामने आई है जिसने कई संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या छांगुर बाबा यूपी एटीएस को चकमा देकर भाग सकता है? क्या उत्तर प्रदेश एटीएस को छांगुर बाबा से जुड़ा कोई बड़ा इनपुट मिला है? छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने काली वर्दी वाले ब्लैक कैट कमांडोज के घेरे में रखा हुआ है, और ऐसा अमूमन किसी खास इनपुट के बाद अपराधियों को रखा जाता है। जिसने कस्टडी से भागने की संभावना जिसकी होती है उसको इस तरह से रखा जाता है। क्या छांगुर बाबा कस्टडी से भाग सकता है? क्यों कमांडोज के पहरे में आया छांगुर बाबा? क्या छांगुर बाबा ने एटीएस को उलझा दिया?
जंतर मंतर और छांगुर बाबा का काला खजाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उत्तर प्रदेश एटीएस के 8 कमांडो के घेरे में छांगुर बाबा को लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर लाया गया है। छांगुर बाबा को एटीएस की टीम उसकी कोठी पर लेकर आई है। छांगुर बाबा कोठी के अंदर है और एटीएस के कमांडोज का कड़ा पहरा कोठी के बाहर है, क्योंकि इसी कोठी के अंदर छांगुर बाबा के पाप लोक का एक-एक सबूत मौजूद है। कोठी पर छांगुर बाबा को क्यों लाई है एटीएस? छांगुर बाबा के गुप्त खजाने का खुल गया राज। लखनऊ के इसी होटल के रूम नंबर 102 से दोनों पकड़े गए। 81 दिनों तक होटल के रूम नंबर 102 में छांगुर बाबा और नसरीन अंडरग्राउंड थे। बीते दिन यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शातिर दिमाग बाबा लगातार जांच टीम को गुमराह करता रहा। एटीएस की टीम ने छांगुर बाबा से पूछा, कब से धर्मांतरण रैकेट को ऑपरेट कर रहे थे? छांगुर बाबा ने जवाब दिया, मैं धर्मांतरण रैकेट के बारे में कुछ नहीं जानता। एटीएस ने सवाल पूछा, कई लड़कियों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। बाबा ने जवाब दिया, धर्मांतरण तो अपनी मर्जी से लोग करते हैं। फिर सवाल पूछा गया कि बलरामपुर में 12 करोड़ की कोठी कैसे बनाई। इस सवाल के जवाब में छांगुर बाबा ने कहा, कोठी मेरी नहीं है, कोठी नसरीन की है। छांगुर बाबा के साथ मौजूद नीतू उर्फ नसरीन से जांच टीम ने पूछा, 12 करोड़ रुपए कहां से आए? तो नसरीन ने जवाब दिया, विदेशों से छांगुर बाबा को दान में मिले थे। जांच टीम ने नसरीन से पूछा कि छांगुर बाबा को सैकड़ों करोड़ रुपए कहां से मिले। नसरीन ने टीम को बताया, पूरी फंडिंग विदेशों से हुई। जांच टीम ने छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन से सवाल पूछा, आखिर विदेश से सैकड़ों करोड़ की फंडिंग क्यों हुई? जवाब में छांगुर बाबा ने कहा, इस्लाम के प्रचार के लिए विदेशों से पैसे मिले। जांच टीम ने पूछा, पैसों का पूरा हिसाब किताब कहां है? छांगुर बाबा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, सब कुछ लैपटॉप में है। इस सवाल के बाद एटीएस ने पूछा, लैपटॉप कहां है? छांगुर कुछ नहीं बोला, लेकिन नसरीन ने बताया, लैपटॉप कोठी के सीक्रेट रूम में मौजूद है। पूछताछ के दौरान एटीएस को पता चला, छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का एक-एक राज लैपटॉप में मौजूद है। मतलब छांगुर बाबा के गैंग को कहां-कहां से फंडिंग हुई, छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट के फाइनेंसर कौन-कौन हैं, अवैध धर्मांतरण के खेल में छांगुर बाबा के कितने पार्टनर हैं, बाबा की शिकार बनी लड़कियों की लिस्ट में कितने नाम हैं, विदेशों से मिले फंड का इस्तेमाल बाबा ने कहां-कहां किया। मामले की जांच कर रही टीम लैपटॉप की बरामदगी के लिए छांगुर बाबा को बलरामपुर लेकर आई। इस दौरान एटीएस टीम के साथ सिर्फ छांगुर बाबा मौजूद था, यानी एटीएस की टीम नीतू उर्फ नसरीन को साथ लेकर नहीं आई। 90 मिनट तक एटीएस की टीम छांगुर बाबा के साथ कोठी में रही। बाबा कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर बने सीक्रेट रूम में लेकर गया। सीक्रेट रूम से जांच टीम को कुछ दस्तावेज और लैपटॉप मिला। जांच टीम को उम्मीद है कि लैपटॉप में बाबा का काला चिट्ठा मौजूद है। एटीएस की टीम छांगुर बाबा को बलरामपुर से वापस लखनऊ लेकर आई है। लखनऊ में एक बार फिर छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को एक साथ बिठाकर पूछताछ होनी है, ताकि ये पता चल सके कि अपनी फरारी के दौरान छांगुर बाबा किन लोगों के संपर्क में था। शुरुआती जांच में पता चला है कि बाबा ने लखनऊ के जिस होटल को अपना ठिकाना बनाया था, उस होटल में छांगुर बाबा और नसरीन 81 दिनों तक साथ थे, कभी होटल के बाहर नहीं गए। लेकिन इस दौरान कई लोग होटल के रूम नंबर 102 में छांगुर बाबा से मुलाकात करने आए। आखिर कौन थे वो लोग? ये अलग बात है कि छांगुर बाबा और नसरीन उर्फ नीतू रोहरा अपने रूम से निकलते ही नहीं थे। खाना खाने के लिए भी होटल की रेस्टोरेंट का ही इस्तेमाल करते थे। और संतोष कुमार शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। संतोष, शिरडी तक तो मामले की जांच पहुंच भी गई है, लेकिन एक बात बताइए, 2023 और पहले भी कई लोगों पर मामला दर्ज हुआ, छांगुर से जुड़े हुए कई मामले सामने आए, हर बार बचता चला गया या फिर शिकंजा कस ही नहीं पाया। तो जो लोग शह दे रहे थे, जो लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे या फिर बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन तक शिकंजा कब तक पहुंचेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यही कि उत्तर प्रदेश सरकार तो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन तब भी जमालुद्दीन और छांगुर बाबा जैसे अभी तो सामने आया है एक छांगुर बाबा, हो सकता है कल
महीने 2 महीने बाद एक और छांगुर बाबा किसी दूसरे जिले में नजर आ जाए। यानी कि जिला प्रशासन, चाहे वो लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लोकल की पुलिस हो या इंटेलिजेंस हो, लोकल इंटेलिजेंस हो, ये टोटल फेल्योर है। क्योंकि लोकल यूनिट को अगर इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई उनके जिले में कोई जमालुद्दीन धर्मांतरण करा रहा है, तो अपने आप में सवाल खड़े करता कार्यप्रणाली पर, इंटेलिजेंस पर, अफसरों की निगरानी पर, अफसरों के कामकाज पर। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को बताया जा रहा 15 साल से वो धन ऑपरेट कर रहा था, पूरा रैकेट। तो 15 साल से बलरामपुर पुलिस क्या कर रही थी? बलरामपुर में 15 सालों में कितने कप्तान आए, कितने एडिशनल एसपीआई, कितने थानेदार आए, कितने एसपीआई, कितने पुलिस इंचार्ज आए, कितने अधिकारी आए होंगे। और ऐसा कोई अधिकारी नहीं रहता जिससे अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्या उन पर गाज गिरेगी, उन पर कार्रवाई होगी? योगी सरकार क्या करती है, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं छांगुर बाबा मामले में आज तक पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक पीड़िता ने दावा किया है कि छांगुर बाबा के अलावा 30-40 लोग अभी भी बाहर हैं, जो धर्मांतरण का एक नेटवर्क चला रहे हैं। बरेली, आजमगढ़ में सक्रिय हैं, कई डॉक्टर और रसूखदार लोग शामिल हैं। पीड़ित से बात की है आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। बताइए कि अब छांगुर बाबा जो गिरफ्तार हुआ है, आपको उम्मीद थी, और अगर हुआ है उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छांगुर बाबा तो गैंग का सरगना था, सिर्फ ये गिरफ्तार हुआ है। अभी इसके अलावा बहुत सी ऐसी गिरफ्तारी बाकी है, बहुत से ऐसे खुलासे बाकी हैं जो सिर्फ छांगुर बाबा से नहीं, क्योंकि छांगुर बाबा को तो ये पता है कि इतने धर्मांतरण उसके द्वारा कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके पास तो नाम पहुंचा है। लेकिन अभी जो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, उनसे कई खुलासे होंगे। कौन कौन ऐसे हैं जो छांगुर बाबा के सक्रिय सदस्य हैं? चूंकि अभी तो नूतन नसरीन, नवीन वोरा, महबूब, छांगुर बाबा, यही सब नाम है। देखिए, अगर एफआईआर के हिसाब से बात करें तो 9 नामजद हैं, जिसमें से 4 की ही गिरफ्तारी हुई, 5 तो वो भी फरार हैं। और मेरे पास जो आदमी आया था, अमित बन के आया था। अमित, इसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है। इसके जो पिता है अबू हुरैरा अंसारी, ये पिछले 40 वर्षों से धर्मांतरण का कार्य करते हैं। नीतू की जो दोस्त है उम्मे हबीबा, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये अबू हुरैरा की लड़की है। मतलब अभी जो सक्रिय सदस्य हैं, यहाँ तक कि अबू आमिर अंसारी की शादी, अभी फिर से उसने एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसको प्रलोभन देके उससे शादी कर लिया, निकाह कर लिया। आपके साथ जो धर्मांतरण हुआ वो कैसे हुआ? आप कैसे इस ट्रैप में फंस गई? कैसे छांगुर बाबा के ट्रैप में आ गई? दरअसल इनका 2 तरह का एक जो गैंग चलता है, एक तो प्रेम जाल में फंसाना, दूसरा इनका जो चलता है वो आर्थिक मदद करके लोगों की इस तरह से चलाया जाता है। तो आर्थिक रूप से तो मैं प्रलोभित नहीं हुई, लेकिन मुझे प्रेम जाल में फंसाया गया, जिसका मैं शिकार हुई। और केरला स्टोरी का मैं एक उदाहरण हूँ। छांगुर बाबा के अलावा और कौन कौन उसके मेंबर हैं जो आपको लगता है कि वो अभी बाहर हैं, और जो लगता है अभी भी वो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि सिर्फ एक कोठी गिराने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ गैंग का सरगना को पकड़ने से कुछ नहीं होता है। जो सक्रिय सदस्य हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, जिसमें अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी है, जिसने अभी 6 महीने पहले एक हिंदू लड़की से फिर शादी करी है। कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? ये जिला नौतनवा महाराजगंज का रहने वाला है। ये लोग 2014-15 में जब वहाँ पे एक्सपोज हो गए तो वहाँ से भागे, अलीगढ़ शिफ्ट हुए, फिर अलीगढ़ से ये लोग बरेली भाग गए हैं इस समय। और इसका जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी है, जो एक ENT सर्जन भी है। और अब हम इस छांगुर बाबा के उस तिलिस्म से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में अब तक आप नहीं जानते हैं और आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, यूपी के बलरामपुर से मुंबई तक और मुंबई से दुबई तक आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि छांगुर बाबा ने कैसे धर्मांतरण की बोली लगाई और छांगुर बाबा के पास वो पैसा कहां से आया जिसको वो लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाने के एवज में दे रहा था। और आज हम खुलासा यह भी करने जा रहे हैं कि आखिर छांगुर बाबा ने कहां गलती कर दी जो यूपी सरकार के दर्जन भर बुलडोजर उसकी तिलिस्मी महल को मिट्टी में मिलाने पहुंचकर। छांगुर बाबा की तिलिस्मी कोठी से निकला सबसे गहरा राज। कहा कि आप धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, 15-16 लाख रुपया उन्होंने देने के लिए कहा। गाली भी दिया हमको, धमकियां भी दिया। कोई बात सुनवाई नहीं हुई, इसमें हमको 302 का मुलजिम बना दिया। हिंदू से मुसलमान बनने के पैसे, छांगुर बाबा की भरी तिजोरी का सच। बाबा का सिंडिकेट बहुत बड़ा है, इंडिया कुछ भी नहीं है। एक नौकर ने कैसे छांगुर बाबा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करके रख दिया।
हमको दबाव बनाया कि अगर नहीं धर्म परिवर्तन बदलते हो तो तुमको मार डालेंगे, जान से चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो। 5 लाख रुपया दे रहा था। छांगुर बाबा की कोठी बनाने वाले ठेकेदार ने बाबा का भांडा फोड़ कर रख दिया। उसका इतना प्रभाव है बलरामपुर जिले में, कोई अधिकारी उसके खिलाफ नाम भी सुनना पसंद नहीं करता है। छांगुर बाबा की नीतू का गहरा राज, अब एक एक का पर्दाफाश। भले ही छांगुर बाबा की इस तिलिस्मी कोठी को योगी सरकार ने मिट्टी में मिलवा दिया, लेकिन छांगुर बाबा के हर रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यूपी एटीएस को फिर से इसी कोठी में आना पड़ा है, क्योंकि अभी छांगुर बाबा की कोठी का एक कमरा सही सलामत है और इसी से खुलने जा रहा है बाबा और उसकी करीबी नीतू का एक एक सच। आज छांगुर बाबा और उसकी करीबी पुलिस की रिमांड पर है, तो इसके पीछे दो नाम हैं। एक छांगुर बाबा की कोठी बनाने वाले ठेकेदार वसीउद्दीन उर्फ बब्बू चौधरी और दूसरा छांगुर बाबा का नौकर संचित। अगर बाबा ने वसीउद्दीन को उसके काम का पूरा पेमेंट दे दिया होता तो शायद छांगुर बाबा के धर्मांतरण कंपनी का खुलासा न होता, और अगर छांगुर बाबा ने अपने नौकर संचित को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर न किया होता और संचित आधी रात को बाबा की कोठरी से झोला उठाकर न भागता, तो शायद आज छांगुर की धर्मांतरण कंपनी और नोट छाप रही होती। आज की तारीख में छांगुर बाबा की धर्मांतरण मंडली बेनकाब हो चुकी है, तो छांगुर बाबा के इशारे पर नाचने वाले यूपी पुलिस के अधिकारियों के नाम भी सबके सामने हैं। अब छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन पुलिस की गिरफ्त में है, और बाबा के धर्मांतरण गैंग से लेकर हिंदू से मुसलमान बनाने पर जो पैसा बाबा खर्च करता था उसकी भी चेन पता चल चुकी है। छांगुर बाबा ने चमत्कारी अंगूठी और नग का दावा करके पहले मुंबई में नवीन रोहरा और उसकी पत्नी नीतू को अपने गैंग में शामिल किया, दोनों का धर्म परिवर्तन करवाया और फिर दोनों को अपने धंधे में शामिल कर दिया। आज की तारीख में बाबा की ज्यादातर संपत्ति नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा ने नीतू और नवीन को अपनी धर्मांतरण कंपनी का पोस्टर बॉय बनाकर विदेशों में पेश किया। दोनों ने ये बताया कि हिंदुओं को मुसलमान बनाने के नाम पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। सूत्रों की माने तो नीतू ने विदेशों से चंदे की उगाही शुरू कर दी और छांगुर बाबा की धर्मांतरण कंपनी फलती फूलती चली गई। आपको बता दें कि छांगुर बाबा का अगला प्लान एक डिग्री कॉलेज बनाने का था, ताकि वो कॉलेज में छात्रों का धर्म परिवर्तन कराकर अपनी धर्मांतरण कंपनी को और आगे बढ़ा सके, क्योंकि बाबा जानता था कि यूपी पुलिस तो उसकी जेब में है। बाकायदा बाबा ने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से मान्यता के लिए संपर्क भी किया था, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली और छांगुर बाबा का पूरा तिलिस्म दो लोगों ने तोड़ कर रख दिया। संतोष शर्मा, बलरामपुर, आज तक। और अब आपको छांगुर बाबा की मंडली की पूरी कुंडली के बारे में बताते हैं। आखिर छांगुर बाबा के गैंग में कौन कौन शामिल था, कौन गैंग का फंड मैनेजर था, कौन अवैध धर्मांतरण का धंधा देखता था, कौन विदेशों से मिले फंड का इस्तेमाल करता था, कैसे छांगुर बाबा का पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था, आपको सब बताते हैं। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर हो रहे खुलासे सबको हैरान कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जिस शख्स को पीर बाबा समझती थी, हकीकत में वही बाबा धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड निकला। अब छांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और उसका काला साम्राज्य करीब करीब ढह चुका है। लेकिन छांगुर बाबा ने बीते कुछ सालों में देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण गैंग कैसे बनाया, कैसे हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने के नाम पर विदेशों से 500 करोड़ का फंड जुटाया। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक गैंग की तरह काम कर रहा था, जिसमें चेहरे के तौर पर छांगुर बाबा था, लेकिन इसके पीछे फंड मैनेजमेंट का काम नीतू उर्फ नसरीन और उसका पति नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन कर रहे थे। और इस विदेशी फंडिंग से जुटाई जा रही बलरामपुर के उतरौला से लेकर पुणे के लोनावला में संपत्ति को नीतू
और महबूब के नाम पर खरीदी जा रही थी। छांगुर बाबा के गैंग में अफरोज, शाहबुद्दीन जैसे तमाम दूसरे लड़के भी थे जो गरीब मजबूर लोगों को पैसे का लालच देकर या फिर उनको फर्जी मुकदमे में फंसाकर धर्मांतरित कराने का धंधा भी करवा रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि छांगुर बाबा के गैंग में नीतू उर्फ नसरीन का ओहदा नंबर 2 का था। नीतू कई सालों से छांगुर बाबा के साथ परछाई की तरह रहती रही है और बाबा के सारे काले कारनामों में बराबर की भागीदार है, बाबा की राजदार है। अपनी फरारी के दौरान भी छांगुर बाबा लखनऊ के होटल में नीतू उर्फ नसरीन के साथ अंडरग्राउंड था। 5 जुलाई को यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा के साथ नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। बताते हैं कि मुंबई में एक दरगाह के बाहर छांगुर बाबा अंगूठी बेचता था। देखते ही देखते अवैध धर्मांतरण के इंटरनेशनल रैकेट का सरगना बन गया। खाड़ी देशों के कई संस्थाओं में गहरी पैठ बनाई, विदेशों से फंडिंग ली और फिर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक धर्मांतरण का खेल खेलने लगा। पीड़ितों का आरोप यही है कि छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट की मोडस ऑपरेंडी बहुत खतरनाक है। आरोप के मुताबिक छांगुर बाबा ने अपने सिंडिकेट में कई मुस्लिम लड़कों को नौकरी पर रखा था। वही लड़के जो हिंदू बनकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांसते थे। मकसद होता था लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाना, यानी छांगुर बाबा लव जिहाद की मदद से धर्म परिवर्तन करवा रहा था। छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट में जाति के हिसाब से रेट लिस्ट तय थी। खास बात यह है कि छांगुर बाबा नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के धर्मांतरण का रेट 15 से 16 लाख रुपए था। पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और दूसरी जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए वसूले जाते थे। यानी पूरी प्लानिंग के साथ जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। मेरी मुलाकात जो है एक इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जिसका नाम राजू राठौर के नाम से आईडी थी और मैं उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप हो गई। 2021 में उन्होंने बोला कि शादी करेंगे, आप सऊदी आ जाओ। 2021 में हम वहीं चले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। वहाँ पर हमारा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जो छांगुर बाबा है उनसे बात की उन्होंने। 2024 में मेरे घर रुद्र आया फिर से, उसने कहा कानपुर में बाबा आए हैं, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे आपसे निकाह किया था? हाँ, फतेह निकाह करके क्या नाम दिया था? है ना, फतेहपुर मस्जिद में निकाह कराया था। जैनब नाम रखा था। छांगुर पीर बाबा वीडियो कॉल पे थे जब। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट की माने तो बलरामपुर और आसपास के जिलों में उसने पुलिस प्रशासन और एलआईयू के कुछ अफसरों को मुंह मांगी रकम देकर खरीद लिया था। इसी वजह से उसका विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था।